हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की डेट की जितने भी इकोनॉमिक करंट अफेयर हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि जो अपनी इकॉनमी को पटरी पे लाने के लिए हमारी जो वित्त मंत्री सीतारमन द्वारा कुछ अनाउंसमेंट की गई है, अपनी इकॉनमी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सस्टेन कर सकते हैं। तो उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में जितने भी जो 10% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए जो प्लानिंग जो स्कीम्स है गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जा रही है और उसको कितने लोगों को कैसे बेनिफिट होगा वो बताया जा रहा है। तो आज के जो अनाउंसमेंट है वो मेजर जो फोकस है वो किस पे कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि 11 टोटल अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें से 8 तो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और 3 है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर के लिए। तो अब देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस जो अनाउंसमेंट की गई है कल। तो इसमें देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव टू रिवाइव द इंडियन इकॉनमी, अपनी इकॉनमी को रिवाइव से फिर से पटरी पे लेके आना। और मेनली फोकस जो इस पर किया एग्रीकल्चर सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर और फिशरीज़ अलाइड एक्टिविटीज़ पे। अब ये इसका जो ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि जो फार्मर्स की जो हमने कल क्रिटिसिज्म पढ़े थे और आज ही वो जो ये पॉजिटिव पॉइंट है इसमें ऐड कर दिया गया है कि किसानों को जो बेटर प्राइसेस नहीं मिल रहे थे अपनी कमोडिटीज़ के, तो इसलिए ये पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ताकि उनके जो फार्मर्स की जो कमोडिटीज़ है उनको उनके एक्चुअल रियल प्राइसेस मिल सके। वो उसके बाद है टू प्रोवाइड द मार्केटिंग चॉइसिंग, किसानों के पास अपनी मार्केटिंग चॉइसेस हो। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज़ द प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ किया जाए, एक्सपोर्ट लेवल पे पॉलिसीज़ बनाई गई है और लोकल डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए रूरल जितने भी एरियाज़ है उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो ये कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड थी। अब देखिए, अगर आपको एग्रीकल्चर का पहले हम देख लेते हैं, एग्रीकल्चर सिर्फ हमारी रिलेटेड क्रॉपिंग और कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग नहीं होता है। एग्रीकल्चर में हमारे क्या क्या आ जाता है, खेती बाड़ी को अलावा भी हमारे एग्रीकल्चर की आपको पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप्स, कल्टीवेशन, लाइवली स्टॉक, प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, हेल्थ भी होता है, फिशरीज़ और एक्वा कल्चर भी होता है। एक्वा कल्चर जितने भी वाटर के अंडर जितने फिशरीज़ जो होती हैं उनकी जो होता है। उसके बाद फॉरेस्ट्री भी इसमें आ जाता है एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ठीक है, काऊ, गोट, शीप एक्सेट्रा। मेडिसिन्स जो प्लांटेशन होती है वो भी इसमें आ जाता है। हॉर्टिकल्चर जो सब्जियां, फल, फ्रूट्स की जो कल्टीवेशन, क्रॉप्स के जो प्रोडक्शन होती है वो भी इसमें आ जाता है। बी कीपिंग, फ्लाई फार्मिंग जो मक्खी पालन होता है उसके लिए भी ये भी आ जाता है, इसमें ही एग्रीकल्चर में आता है। तो एग्रीकल्चर सिर्फ हमारी प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड ग्रोन क्रॉप्स ही नहीं है, तो इसके अंदर आपको ये सारी कैटेगरीज भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो हाइलाइट्स है जो अनाउंसमेंट की वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो उन्होंने एक्ट पे हमारा ये 1955 में एक एक्ट बना था, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो अब इसमें क्या कर दिया गया, चेंजेस की जाएगी ताकि जो फार्मर्स के प्राइसेस है उनको बेटर मिल सके। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी है और इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि सीरियल्स, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सीज, ऑनियन, पोटैटो, ये सबको रेगुलेट किया जाएगा। और इसमें जो चेंजेस थी उनके प्राइसेस को लेके वो दोबारा से इसमें चेंजेस की जाएगी, इस लॉ को दोबारा से एनालाइज किया जाएगा। और इसी ताकि कि जो फार्मर्स की है इनकम को डबल करने का जो हमारा SDGs का गोल था वो भी हम अचीव कर सके और अपनी GDP का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इंक्रीज़ कर सके। तो इसलिए इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं जो अंडर द जो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसमें क्या होता था, बहुत सारी लिमिट रिस्ट्रिक्शंस होती थी। तो अब इन सब चीज़ों को रिमूव कर दिया जाएगा और ताकि जो किसानों पे उसका जो बर्डन है वो ना आए। जो पहले से ही गवर्नमेंट क्या करेगी, इनके प्राइसेस को चाहे फिक्स कर देगी कि किस रेट पे हमने ये जो हमने ऊपर पड़े हैं जो प्रोडक्शंस हैं उनकी जो प्राइसेस है ऑलरेडी फिक्स कर देगी गवर्नमेंट, ताकि चाहे वो क्लैमिटी हो या कुछ भी हो तो उनको उनके प्राइसेस से कुछ भी उनकी प्रोडक्शन को कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो किसानों की इनकम का कोई इस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। तो इसलिए यह अमेंडेड की जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं 1 लाख करोड़ जो है हमारी
फंडिंग जो प्रोवाइड की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, ताकि फार्मर्स की जितनी भी, जैसे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और इस पे जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट करेगी 1 लाख करोड़, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमारी वो इंक्रीज़ हो और किसानों को मोटिवेट करे। उसके बाद है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो रिफॉर्म्स है, उसमें क्या है, उसमें एक लॉ विल प्रोवाइड करेगा एडुकेट चॉइसेस टू फार्मर टू सेल द अट्रैक्टिव प्राइस भी। फार्मर्स को भी इसमें राय ली जाएगी उनकी भी, वो कौन से किस कमोडिटी को कितने प्राइस पे वो सेल करना चाहते हैं। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट उन फार्मर्स की बिना चॉइस के ही वो अपने प्राइस उनको मिनिमम रख देती थी, जिसकी वजह से फार्मर्स की इनकम बहुत ही कम होती थी। इसलिए ये अब चॉइस जो ये स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर मार्केट रिफॉर्म से ये चीज़ भी हमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं अब फैसिलिटेटिव लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, फार्मर्स एनेबल हो जाएंगे एंड इंगेज इन प्रोसेसर जो एग्रीगेटर, लार्ज रिटेलर, एक्सपोर्टर इन फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर, कि जो भी वो जो उनका जो काम होगा, जो भी उनका प्रोसेस होगा उनका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का, वो एक फेयर भी होगा, ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। ई मार्केट बनाई जाएगी, ठीक है। तो इस ई मार्केट का ऑब्जेक्टिव जो ई ट्रेंडिंग है, ताकि जो ट्रेड हो रहा है, जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उनको उनके एक्चुअल फेयर प्राइसेस मिल सके। उनकी जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो बहुत ही हाई लेवल पे होगी, तो इसलिए ई मार्केट को फोकस किया जा रहा है, ई ट्रेडिंग को फोकस किया जा रहा है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या चेंजेस किया है। जो पहले क्या था, टॉप था, अब उसको टोटल में कन्वर्ट कर दिया। टॉप का यहाँ मीन्स है टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर अनियन और पी फॉर हमारा पोटैटोज़। तो इसको कन्वर्ट करके अब क्या बना दिया गया है, टोटल, जिसमें ऑल क्या आ जाएगी, वेजिटेबल और फ्रूट्स हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसमें ताकि किसानों को बेटर प्राइसेस मिल सके, और उससे क्या होगा, जो वेस्टेज है रिड्यूस हो सके और इम्प्रूव हो सके उनकी प्रोडक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया ग्रीन ऑपरेशंस में। उसके बाद है 500 करोड़ जो बिल एलोकेट करेगा बी कीपिंग, यानी कि मधु जो रूरल एरियाज़ में मधुमक्खी पालन होता है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट एलोकेट करेगी 500 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट करेगी। इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा 2 लाख जो बी कीपर होते हैं रूरल एरियाज़ में, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद पीएम जो विज़न है वोकल फॉर लोकल, ये इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो मतलब कि एक लॉन्च करेगी, जिसमें 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज होंगे, वो भी इंक्लूड किया जाएगा, ताकि उनकी लोकल को जो डिमांड है वो फुलफ़िल किया जा सके। और इसलिए माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो छोटी मोटी अपनी शॉप्स एग्रीकल्चर से लेके रिलेटेड होती है, उनको यहाँ पे हम किस में इंक्लूड करते हैं, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को लेके। उसके बाद आ जाता है कि फंड्स ट्रांसफ़र वर्थ, जो इतने ट्रांसफ़र जो 1800 700 जो करोड़ है वो किसके अंडर आ चुके हैं। पीएम किसान की जो स्कीम लॉन्च की गई थी, वो जो पिछले 2 महीने में वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी और इसमें एक्सटेंशन की जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करेगी, 4000 करोड़ जो है वो किस पे करेगी, हर्बल कल्टीवेशन होती है कि जैसे कि मेडिसिन जो होएगी उसको कहते हैं हर्बल कल्टीवेशन, की जो मेडिसिन प्लांटेशन की जाएगी, ताकि जो मेडिसिन की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जा सके, और वैक्सीनेशन जो भी है। और इसके लिए कॉरिडोर बनाया गया है, गंगा की जो रिवर है उसके आसपास का एरिया जहाँ पे ये हेक्टेयर लैंड दी गई है, और इसमें जो मोटिव है कि ताकि जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख करोड़ है जो पर हेक्टेयर पे जो कंट्रोल किया जाएगा, कल्टीवेशन किया जाएगा विद इन जो नेक्स्ट 2 ईयर्स आएंगे। और इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी रिवर ली गई है, गंगा के आसपास, और कितनी इन्वेस्टमेंट है, 4000 करोड़ रुपीज़। उसके बाद है नेशनल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एनिमल्स जो होते हैं उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी, जो भी उनको जो एनिमल्स को जो डिसीज़ हो जाती है, ताकि और उनकी जो डिसीज़ को कंट्रोल करा जा सके, ताकि वो प्रोडक्शन कर सके और कंट्रीब्यूशन कर सके जीडीपी में। तो इसलिए कैटल, बफेलो, शीप, ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं इनकी 100% वैक्सीनेशन की जा सकेगी, और इसका जो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो
नियर बाय 13,000 करोड़ इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फ्री वैक्सीनेशन की जाएगी और अब तक जितनी भी गवर्नमेंट ने 1 करोड़ समथिंग जो अभी भी वैक्सीनेशन की जा चुकी है एनिमल्स की। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए कितनी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, 15,000 करोड़ करेगी, ताकि प्राइवेट जो डेयरी है उसको भी हेल्प कर सके, उनकी जो एडिशनल जो हेल्प है वो कर सके, ताकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड को फुलफ़िल कर सके। गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना बनाई है। ये योजना क्या करती, ये योजना किसके लिए बनाई गई है? इंटीग्रेट सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। जो भी फिशरीज़ है इनलैंड और मैरीन में उनके लिए बनाई गई, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी ये? ओवर द 55 लाख जो प्रोवाइड पीपल को ये वर्क प्रोवाइड करेगी। और ड्यूरिंग द देखो लॉकडाउन की वजह से जो डिमांड फॉर मिल्क है वो 20 to 25 रिड्यूस हो चुकी है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जो डेयरी कॉरपोरेटिव्स होते हैं उनको जो अगले नेक्स्ट ईयर में जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट है उस पर 2% की छूट देगी। ठीक है, तो इससे 2% जो डेयरी कोऑपरेटिव उनको बेनिफिट मिला जाएगा और इससे 5,000 करोड़ की जो हेल्प दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और जिससे फार्मर्स 2 करोड़ जो फार्मर्स को इसमें बेनिफिट किए जाएंगे। और उसके बाद देख लेते हैं क्रेडिट जो फार्मर्स का उनका किया जाएगा, उनके लिए चैलेंज, उनके लिए गवर्नमेंट न्यू स्कीम्स लेके आएगी। जो हमारी इतनी मुसीबत, जो लॉकडाउन, जो पैंडेमिक में भी हमारी सिचुएशन को और ग्लोबल की डिमांड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो उनका गवर्नमेंट क्या करेगी, उनका क्रेडिट धन्यवाद करेगी, उनको एनकरेज करेगी और उनको प्रमोट करेगी। उनके लिए सपोर्ट पूरा गवर्नमेंट का होगा। उसके बाद है टू हेल्प फिशरीज सेक्टर, जो देखा जाए तो मैरीन कैप्चर एक्वाकल्चर को भी इन्होंने इंक्लूड किया, उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। इनलैंड फिशरीज़ में जो रिस्ट्रिक्शंस थी जो इनलैंड फिशरीज़ की, वो अब गवर्नमेंट के जो अंडर थी वो अब प्राइवेटाइजेशन कर देगी। तो जो लोकल पब्लिक है वो ताकि अपना मैरीन जो फिशरीज़ एक्वाकल्चर है उसको इम्प्रूव कर सके और बेटर रिसोर्सेज अवेलेबल उनके पास हो सके। अब ये तो थे हमारे जो 11 अनाउंसमेंट जो की गई थी, जो ज़्यादातर हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी, और ताकि फार्मर्स की इनकम को जो डबल किया जा सके और उनकी जो डिमांड है इकॉनमी की वो उसको भी इंक्रीज़ कर सके और न्यू मार्केट कर सके। और ये सब जो उनको सब्सिडीज़ जो थी और कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट जो करेगी गवर्नमेंट, ताकि उनकी रूरल एरियाज़ की जो इकॉनमी है उसको बूस्टअप किया जा सके। अब अदर करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकॉनमी एडीबी ने जो बता रखा है कि कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल इकॉनमी का कितना नुकसान होगा। 8.8 ट्रिलियन डॉलर जो होगा वो पूरे वर्ल्ड को कोरोना वायरस की वजह से लॉस होगा। और जीडीपी ने अपना जो साउथ एशिया की जीडीपी रेट बताया है कि वो कितने % डिक्लाइन हो जाएगी, 3 to मतलब नियर बाय 4 to 6% क्या हो जाएगी, उसकी जीडीपी में रिडक्शन हो जाएगी। और उसके बाद अगली न्यूज़ है कि WTO के जो चीफ थे रॉबर्ट अजेवेदो, वो भी जो डायरेक्टर जनरल थे WTO के, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। और उन्होंने रिज़ाइन इसलिए दिया क्योंकि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो चुके थे यूनाइटेड स्टेट, चाइना, यूरोप की वजह से, क्योंकि उनको कोऑर्डिनेटेड नहीं हो रहा था कोविड-19 के जो इफ़ेक्ट्स है उसको फाइट करने के लिए। तो ये इसके डीमेरिट्स थे जिसकी वजह से जिनको कोई सपोर्ट कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि किसने WTO के जो रिज़ाइन दिया गया है, तो रॉबर्ट अजेवेदो ने दिया गया है। यूनाइटेड नेशन पब्लिश द रिपोर्ट, और यूनाइटेड नेशन ने अभी पब्लिश किया रिपोर्ट किस पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट पे। और ये क्या करती है रिपोर्ट, ये बताती है कि कौन सी कंट्री में कितनी सिचुएशन है कोविड-19 को लेके, क्या उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, तो वो अभी रिलीज़ करेगी। उसके बाद है सीएम, जो नेक्स्ट न्यूज़ है, जो सीएम है जो पश्चिम बंगाल के जो ममता बनर्जी, उन्होंने अनाउंस की है न्यू स्कीम। उस स्कीम का भी नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है मातृ सृष्टि। और इसका मतलब है कि जो यहाँ पे जो 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे जो वेस्टर्न पार्टन और जो इसके पश्चिम बंगाल के, तो वहाँ पे क्या करा, रूरल एरियाज़ को इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए, ताकि
जो वहाँ के लोगों को जो कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान हुआ है उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को लेके, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्कीम लेके आई है और इसमें वो इन्वेस्टमेंट करेगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ट्रांसपोर्टेशन पे, ताकि जो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके, रूरल एरियाज़ को बूस्ट किया जा सके। तो ये स्कीम आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम से, ये स्कीम किससे रिलेटेड है, कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको ये आंसर करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो किसके द्वारा, ममता बनर्जी जो वहाँ की सीएम है। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक करंट अफेयर। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने आपको एडीबी का बताया था कि एडीबी ने अभी ग्लोबल इकोनॉमी की क्या कर रखी है, जो लॉस बता रखा है कितने ट्रिलियन डॉलर होगा। तो आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि एडीबी की क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। ये कब फाउंडेड किया गया था, तो ये फाउंडेड किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। इसकी एक डेट भी याद रखनी है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। और इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ लेंगे, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे एडीबी का, तो फिलीपाइन में है। ठीक है, तो फिलीपाइन में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और अगर उसके बाद आपको और इसकी मेंबर कंट्रीज़ पूछ ले तो कितनी है, मेंबर कंट्रीज़ इसकी है 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और ये एडीबी का क्या पर्पस होता है कि जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इनक्रीज़ किया जा सके, और ये हेल्प प्रोवाइड करती है, डेवलपमेंट लोन्स प्रोवाइड देती है जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ को। तो आपको इसकी ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी मेंबर कंट्री, इसका हेडक्वार्टर, इसकी फाउंडेशन। और साथ के साथ आपको WTO का भी पता होना चाहिए। यहाँ के जो चीफ ने जो अभी रिज़ाइन दिया है, तो रॉबर्ट अजय वैदो के साथ अब आपको देखना होगा कि जो WTO का फॉर्मेशन कब किया गया था। तो WTO की फॉर्मेशन हुई थी 1 जन 1995 में। और साथ ही साथ आपको इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, 164 इसकी मेंबर कंट्रीज़ है। और ये क्या करती है, WTO का मेन जो पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये करती है रिडक्शन, जितने भी टैरिफ्स होते हैं, अदर बैरियर्स होते हैं जो ट्रेड में, जो ट्रेड को एक्सपोर्ट करने में, जो इंटरनेशनल ट्रेड को जितनी भी रुकावटें आ रही है उसको बचाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। और जो डेवलप कंट्री अंडर डेवलप कंट्रीज़ का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी डेट, हेडक्वार्टर, कितनी मेंबर कंट्रीज़ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।